हे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व इंजरी एंड रीजनरेशन के बारे में, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टेजेस कितनी तरह के होते हैं, नर्व इंजरी कितनी तरह की है, और उससे हम लोग फिर आगे देखेंगे नर्व्स रीजनरेट कैसे करते हैं खुद को। तो सबसे पहले हम लोग कॉजेज देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नर्व इंजरी। तो सबसे पहला कॉज है ट्रॉमा, देन डायबिटीज़, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, HIV एड्स एंड लेप्रोसी, एंड लास्टली दी ब्लड सप्लाई ब्लॉक। ठीक है, ये सब मेन तुम्हारे कॉजेज हैं, कॉमन कॉजेज जिससे कि नर्व इंजर्ड होता है। अब एक बार हम लोग नर्व की जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखेंगे, क्योंकि इससे फिर हम लोग समझ पाएंगे कि जो तुम्हारा डैमेज हो रहा है, नर्व इंजर्ड हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है और क्या क्या स्ट्रक्चर्स डैमेज हो रहा है। सबसे पहला स्ट्रक्चर पहले तो हम लोग समझेंगे क्या है। तो ये तुम न्यूरॉन का जब क्रॉस सेक्शन लोगे, देन यू विल सी कि न्यूरॉन्स जो है तुम्हारे बंडल्स में अरेंज्ड है, और इस पूरे बंडल को हम लोग कहते हैं फेसिकल, जस्ट लाइक मसल्स इसको भी हम लोग फेसिकल्स कहते हैं। और इस बंडल के अराउंड जो तुम कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड दी पेरीन्यूरियम। ठीक है, तो एंडोन्यूरियम क्या है, तो होता क्या है कि जितने भी तुम देख सकते हो ये न्यूरॉन्स हैं, उसके आसपास ये जो कनेक्टिव टिश्यू, उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज है, दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज पेरीन्यूरियम, व्हाट इज एंडोन्यूरियम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगे स्टेजेस ऑफ तुम्हारा नर्व इंजरी क्या क्या है, इससे हम लोग को अब ईजी हो जाएगा समझने में। तो सबसे पहले आता है न्यूरोप्रेक्सिया। व्हाट इज न्यूरोप्रेक्सिया? न्यूरोप्रेक्सिया के फीचर्स देखते हैं सबसे पहले, क्या क्या होता है न्यूरोप्रेक्सिया में, क्या फीचर्स है नर्व इंजरी का। सबसे पहला फीचर है, देखो एंडोन्यूरियम इसमें इंटैक्ट है, यानी एंडोन्यूरियम को कोई भी डैमेज नहीं हुआ। ये जो एंडोन्यूरियम था ये इंटैक्ट है, कोई डैमेज नहीं है। दूसरा कि एक्सॉन भी इंटैक्ट है, देखो एक्सॉन इंटैक्ट है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। डीमाइलिनेशन हो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। ठीक है, डीमाइलिनेशन होगा लेकिन बहुत माइल्ड होगा। उसके बाद है कि माइल्ड कंडक्शन ब्लॉक होगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक जो है बहुत बहुत माइल्ड होगा। और लास्ट है कि तुम्हारा कंप्लीट स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगा, यानी कि इसके लिए तुमको कोई इंटरवेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही बॉडी इसको ठीक कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, किस कंडीशंस में कौन सा कॉजेज है जिसके कारण न्यूरोप्रेक्सिया हो रहा है, तो क्रच पाल्सी। ठीक है, जो भी डिसेबल्ड लोग जो क्रचेज यूज़ करते हैं उसके कारण होता है। फिर सैटरडे नाइट पाल्सी, ये एनाटॉमी में पढ़ोगे एक बार, वहाँ पर एक अप्लाइड केस में देखोगे सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है तुम्हारा अगला स्टेज, दैट इज दी एक्सोनोटोमेसिस। ठीक है, तो अगला स्टेज आता है एक्सोनोटोमेसिस, जिसका फीचर्स है सबसे पहला कि एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है अभी भी। तो तुम्हारा एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है देखो एक्सोनोटोमेसिस में। ठीक है, तो न्यूरोप्रेक्सिया में भी एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है और एक्सोनोटोमेसिस में भी एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है। तो यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट हो रहा है, वो ये है कि एक्सॉन यहाँ पर इंटैक्ट नहीं है, देखो यहाँ एक्सॉन डैमेज हो चुका है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि इसमें भी डीमाइलिनेशन होगा, लेकिन वहाँ पे पहले माइल्ड था, यहाँ मॉडरेट हो जाएगा। कंडक्शन ब्लॉक भी तुम्हारा मॉडरेट हो जाएगा, और अभी भी यहाँ पर रिकवरी जो है वो कंप्लीट है और स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, यानी बॉडी इसको खुद रिकवर कर लेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो क्लोज्ड फ्रैक्चर या डिसलोकेशन जब हो जाता है तो वहाँ पर तुम्हारा एक्सोनोटोमेसिस होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए न्यूरोप्रेक्सिया, फिर एक्सोनोटोमेसिस, और अब लास्ट देखते हैं हम लोग न्यूरोटोमेसिस। तो न्यूरोटोमेसिस का मतलब क्या है? न्यूरोटोमेसिस का मतलब यह है कि इसमें तुम्हारा एंडोन्यूरियम और एक्सॉन दोनों ही इंटैक्ट नहीं होगा। क्या होगा? इंटैक्ट नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि न्यूरोप्रेक्सिया और एक्सोनोटोमेसिस में तुम्हारा हो रहा था कि एंडोन्यूरियम इंटैक्ट था, पर यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा एंडोन्यूरियम ही इंटैक्ट नहीं है। देखो एंडोन्यूरियम यहाँ पर इंटैक्ट नहीं, टूट चुका है, और तुम्हारा एक्सॉन तो खैर इंटैक्ट नहीं ही रहेगा। उसके बाद तुम्हारा डीमाइलिनेशन यहाँ भी है, लेकिन ये सीवियर हो चुका है, यहाँ मॉडरेट था, ऊपर माइल्ड था, अब हो गया है सीवियर। फिर इसके बाद क्या कि इसकी रिकवरी जो है बहुत ही पुअर है, और इसमें कंडक्शन ब्लॉक बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ है। पहले माइल्ड था न्यूरोप्रेक्सिया में, एक्सोनोटोमेसिस में तुम्हारा मॉडरेट कंडक्शन ब्लॉक था, और न्यूरोटोमेसिस में तुम्हारा सीवियर कंडक्शन ब्लॉक है, और यहाँ पर तुमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, और रिकवरी भी बहुत पुअर है, और बॉडी इसको रिकवर खुद नहीं कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि नर्व को अगर तुम कट कर दो, ठीक है। दूसरा है कि ओपन फ्रैक्चर और नर्व कटिंग, ये दोनों हो गया है, तो यानी न्यूरोटोमेसिस हो गया है, और तुम्हारा ये अपने आप ठीक नहीं होगा, सर्जरी इसका ज़रूरी है, बिना सर्जरी के ये ठीक नहीं होगा, और हुआ भी तो बहुत पुअर रिकवरी होगा इसमें। ठीक है, ये था पूरा ही तुम्हारा नर्व इंजरी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्व रीजनरेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रीजनरेशन एंड वॉलेरियन डीजनरेशन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहले होते हैं प्रॉक्सिमल सेगमेंट चेंज, यानी कि जो तुम्हारे सेल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरा होता है डिस्टल सेगमेंट चेंज, जो तुम्हारे रेस्ट पार्ट में, तुम्हारा नीचे वाले पार्ट में, डिस्टल पार्ट में आ रहा है। तो प्रॉक्सिमल सेगमेंट चेंज जो है उसमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है क्रोमेटोलाइसिस। देखो
क्रोमेटोलाइसिस में होता ये है कि इसमें दो चीज़ होता है। सबसे पहला कि न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में आ जाता है। देखो ये सेंट्रल न्यूक्लियस था, वो आ जाता है पेरिफेरी में, यहाँ पर पेरिफेरी में आ गया, ठीक है, पेरिफेरी में आ गया। इसके अलावा तुम्हारा सेल जो है, सेल बॉडी जो है वो स्वेल करके बड़ा हो जाता है साइज़ में। और इसके बाद देखो हुआ क्या है, यहाँ पर देखो डिजनरेशन हुआ है, टूटा है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल आया यहाँ से कि लॉस हुआ है, प्रोटीन्स का लॉस हुआ है, ये सिग्नल जाता है न्यूक्लियस के पास। ये इसके कारण इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन फिर यहाँ पर जाता है। तो ये था पहला प्रोसेस जिसको कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमेटोलाइसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस तुम्हारा सेंटर से चला जाता है पेरिफेरी में और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। निजल्स ग्रैन्यूल्स, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निजल्स ग्रैन्यूल्स जो है, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो निजल ग्रैन्यूल्स, ये इसको सराउंड कर लेता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि डीजनरेट माइलिन एंड श्वान सेल टू एडजेसेंट नोड। देखो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर तुम्हारा जब इंजरी हुआ है, इस पॉइंट पे इंजरी हुआ है, तो चूंकि तुमको इस पॉइंट को फिर इससे कनेक्ट दोबारा करना है, तो ये होता क्या है कि ये जो एडजेसेंट वाला पार्ट है, एडजेसेंट जो नोड है ना, ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारा श्वान सेल्स है और जो माइलिन है, ये दोनों डीजनरेट कर जाता है और ये वाला पार्ट हट जाता है। तो दिस इज कॉल्ड दी डीजनरेट माइलिन एंड श्वान सेल टू एडजेसेंट नोड। ये है तुम्हारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट चेंज। इसमें दो चीज़ आया, पहला क्रोमेटोलाइसिस और दूसरा डीजनरेशन ऑफ दी माइलिन एंड श्वान सेल टू दी एडजेसेंट नोड्स, ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे प्रॉक्सिमल सेगमेंट चेंजेस को देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे डिस्टल सेगमेंट चेंजेस में क्या क्या होता है। तो देखो हुआ क्या है, इंजरी हुआ, इंजरी होने के कारण क्या हुआ कि तुम्हारा जो ये एंडोन्यूरियम का लेयर था, एंडोन्यूरियम का जो लेयर था, उसने रिलीज़ किया 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यानी कि सेरोटोनिन, और उसने एक और चीज़ रिलीज़ किया दैट इज़ हिस्टामिन। तो ये दोनों ही केमिकल जो मैसेंजर्स है उन्होंने किया एक्टिवेट मैक्रोफेजेस को बुलाया। ये मैक्रोफेजेस तुम्हारा एक्ट किया, ठीक है, एक्ट किया और तुम्हारे एक्सोनल मेम्ब्रेन्स को, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है, इसको हटा देगा यहाँ से, एक्सोनल मेम्ब्रेन्स को हटा देगा, माइलिनेशन जो थोड़ा डैमेज जो डैमेज्ड माइलिन शीथ है उसको हटा देगा और एक्सोनल मेम्ब्रेन को हटा देगा। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर ये पूरा खाली एरिया बचेगा, जिसके बाद कि क्रोमेटोलाइसिस के कारण जो तुम्हारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ था, अब वो यहाँ से कैरी होगा और यहाँ पर से वापस से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, तो एक्सॉन के स्प्राउट्स निकलेंगे, है ना, ये जो निकल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सोनल स्प्राउट्स। ये जाएगा, निकलेगा और तुम्हारा डिस्टल स्टंप यानी कि डिस्टल वाला जो पार्ट था, ये वाला जो तुम्हारा अलग वाला पार्ट है, ये और ये जो पार्ट है, तो ये जो डिस्टल पार्ट है इससे जाकर के ये एक्सोनल स्प्राउट्स अटैच हो जाएगा और एक्सॉन का वापस से फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और श्वान सेल्स तो यहाँ पर था ही प्रेजेंट, तो श्वान सेल्स क्या करेगा, ये स्प्राउट्स पर लगेगा और इसका माइलिनेशन करेगा और इसके साथ ही तुम्हारा एक्सॉन्स रीजनरेट कर जाएगा और माइलिन शीथ भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रीजनरेशन और डीजनरेशन। तो देख लो क्या है, और इसमें जो टर्म आया है दैट इज़ वॉलेरियन डिजनरेशन। किसको कहते हैं, तो वॉलेरियन डिजनरेशन का मतलब है कि तुम्हारा जो भी प्रॉक्सिमल सेगमेंट चेंजेस हुआ प्लस जो भी तुम्हारा डिस्टल सेगमेंट चेंजेस हुआ, सबको दोनों को एक साथ कहते हैं वॉलेरियन डिजनरेशन। क्या कहते हैं, वॉलेरियन डिजनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं पूरा तुम्हारा रीजनरेशन एंड डिजनरेशन। सबसे पहले हुआ प्रॉक्सिमल सेगमेंट चेंज जिसमें क्रोमेटोलाइसिस हुआ और एडजेसेंट नोड का माइलिनेशन हटा और श्वान सेल हटा। उसके बाद तुम्हारा डिस्टल सेगमेंट चेंजेस में ये हुआ कि तुम्हारा मैक्रोफेजेस आया। किससे आया मैक्रोफेजेस, तो तुम्हारा सेरोटोनिन और हिस्टामिन और सेरोटोनिन किसने रिलीज़ किया था, तो एंडोन्यूरियम ने, ठीक है। तो एंडोन्यूरियम जो आया था वो तुम्हारा क्या किया, इसको सिक्रीट किया, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये दोनों ही केमिकल मैसेंजर मैक्रोफेजेस को लाया। मैक्रोफेजेस तुम्हारा जो डेब्रिस है यहाँ पर, जो भी तुम्हारा माइलिन शीथ था जो डैमेज था और एक्सोनल मेम्ब्रेन जो डैमेज था उसको हटा दिया यहाँ से। उसके बाद फिर जो तुम्हारा क्रोमेटोलाइसिस का प्रोडक्ट बना था, यहाँ पर जो भी नया नया तुम्हारा प्रोटीन्स बना था वो आया, एक्सोनल स्प्राउट्स का बना फॉर्मेशन हुआ और ये जाकर डिस्टल स्टम्प से अटैच हुआ। श्वान सेल्स पहले से प्रेजेंट था यहाँ पे, तो श्वान सेल्स क्या किया, इसमें माइलिनेशन किया और फिर तुम्हारा एक्सॉन्स रीजनरेट कर गया पूरी तरह से, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और आता है दैट इज़ दी डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी टर्म आता है। तो क्या है डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी, तो होता क्या है कि जब डीजनरेशन हो जाता है किसी नर्व का, डीजनरेशन हो जाता है किसी नर्व का, तो तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर तुम्हारा रिसेप्टर्स का अप रेगुलेशन होता है। क्या होता है इसका मतलब, अप रेगुलेशन मतलब कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ जाता है। तो अगर तुम्हारा ये कोई मान लो यहाँ पर अगर तुम्हारा ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ जाएगा। चूंकि तुम्हारा नर्व डिजेनरेट हो चुका है या डैमेज्ड है, तो होता क्या है कि उसके कारण यहाँ पर तुम्हारा रिसेप्टर्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, ताकि कम ही अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स आए तो भी उससे ज़्यादा रिस्पांस प्रोड्यूस हो। तो इसके कारण क्या होता है कि तुम्हारा टारगेट ऑर्गन या जो टिश्यू है डीनर्वेशन के बाद उसका जो रिस्पांस है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन दी रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। क्योंकि तुम्हारा
चूंकि अब रेगुलेशन हो गया है रिसेप्टर्स का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, इसीलिए। ठीक है, तो ये था पूरा तुम्हारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट चेंज, डिस्टल सेगमेंट चेंज, दैट इज द नर्व डिजनरेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, सो अगले वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स दोनों के लिए। ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।